अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के तमाम साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स मुतवज्जो हो जाएं। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस कंप्यूटर वाले। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ फिजिक्स आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का प्रीलियम पेपर 2026। अपने साथ बुक और मार्किंग के लिए, लिखने के लिए कुछ रख लें ताकि आज के लेक्चर में आप मेरे साथ साथ रहें। सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज हम करेंगे। 17 एमसीक्यूज होंगी फिजिक्स में। मॉडल पेपर मैं सारे अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप जाके उसको गो थ्रू हो, उसमें आपको पेपर पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। ई शीट पे होगा सारा पेपर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का यानी साइंस सब्जेक्ट्स का, कंप्यूटर बायो का। कुछ होमवर्क मैंने किया हुआ पहले से। लेफ्ट पे चैप्टर के नंबर मेंशन कर दिए हैं। पहली एमसीक्यू है चैप्टर 1 की यानी मेजरमेंट्स एंड फिजिक्स। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। केमिस्ट्री वाले तो ये जानते हैं, जो प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वाले, कंप्यूटर वाले थोड़ा ध्यान रखें। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स होते हैं, वो रूल्स अगर आपको पता होंगे तब फॉरन कर लेंगे आप। कह रहे हैं कि इन 3 नंबर्स में कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें तो हो गए सारे के सारे सिग्निफिकेंट, यानी जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब 5 हैं तो अगर 5 वाला देखने में तो अब 2 आ गए, तो ये हो गया 50-50। एक और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट इन नंबर्स स्मॉलर देन 1 आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक बचा 1। फिर 50-50 आ गए क्योंकि 5 इसमें है, इसमें 1 है। आखिरी देखना पड़ेगा आपको। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला होता है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट यानी कोफिशिएंट जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें यहाँ पे हो गए 2। तो 5, 1, 2 पहला पहला ऑप्शन आ गया। तो देखिए समझ के करें जरा तो फायदा रहेगा। अच्छा, आदमजी वालों ने ए बी सी डी ऑप्शन नहीं दिया है। ए बी सी डी ऑप्शन होगा इम्तिहान में, क्योंकि ई शीट में, OMR शीट में ए बी सी डी होगा। तो आप उसके लिहाज से अपनी प्रैक्टिस रखिएगा। चैप्टर नंबर 12 की आ गई एकॉस्टिक्स, द स्पीड ऑफ साउंड। ये बुक की है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में 332 है एसटीपी का, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो हम केमिस्ट्री में ही पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में ये होती है 0 डिग्री सी को कहते हैं स्टैंडर्ड, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। अब कह रहे हैं प्रेशर इज डबल्ड। प्रेशर को डबल कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। तो बताएं स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी। तो पहले इस बात को समझ लें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर के डिपेंडेंट नहीं है, यानी P0 समझ लें, पावर, यानी प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो उसका 332 ही रहेगा। इसकी तफसील जो है वो आपको मिलेगी इस फॉर्मूले के अंदर, जहां पे था V इक्वल टू P ओवर रो। जैसे ही आप प्रेशर को डिस्टर्ब करेंगे डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये दोनों रेशियो सेम सेम जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो हम लेंगे ये रेशियो पूरा कांस्टेंट रहेगा। समझ गए। अगली भी बुक की है चैप्टर 3 डायनेमिक्स। मोमेंटम को अगर 20% इंक्रीज कर दें, मोमेंटम 20%, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो जिन लोगों ने रट ली है उनको तो पता ही है, लेकिन मैं समझाता भी हूँ। इसका एक आसान सा तरीका बताया दूं तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर आप 5% बढ़ाएंगे ना, ये बेसिक रूल बता रहा हूँ, तो उस पर आप कितनी भी परसेंटेज हो आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे में मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा आपका 11%।
अब इसी हिसाब से चलते हैं, अब ये 10 पे 22 हो जाएगा, ठीक है, 15 पे 33 हो जाएगा, 20 पे ये देखें 44 हो जाएगा। आसान हो गया। चैप्टर 1 की फिर से आगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी दरअसल होती है डेविएशन, जिसको आप एरर भी बोल सकते हैं। वो कह रहा है इस रीडिंग में 3.67 प्लस माइनस 0.25 में कितनी परसेंट अनसर्टेनिटी है। इसका आसान सा तरीका होता है जो हमारी जिंदगी में परसेंटेज निकालने का उसूल है। परसेंट अनसर्टेनिटी जो है वो इस तरह आ जाती है बेटा कि कितनी इसमें तब्दीली हो रही है इन ओरिजिनल रीडिंग में, कितनी प्लस माइनस के डेविएशन या एरर आ रहा है। 0.25 आ रहा है तो आप इस 0.25 को ऊपर रख दें, ठीक है, और किस रीडिंग में आ रहा है 3.67 यानी एक्चुअल जो है वो नीचे रख दें, और परसेंटेज बोलिए उसने तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास फॉर्मूले से जवाब। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 3.67, ये आ गया जनाब फ्रैक्शन आ गया। तो डिलीट से ऊपर वाला एस डी मोड दबा देंगे तो ये डेसिमल कर देगा, देखिए 6.8 आ गया। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। समझ के करने क्यों, अब देखिए ये बुक की नहीं है, ये बुक की थी, ये बुक की थी ऊपर वाली, ये 3 बुक की थी, अचानक से देखिए ट्विस्ट आया कि बुक की नहीं है। बुक बोर्ड में भी यही होगा, कुछ बुक की होंगी ज्यादा, फिजिक्स में कुछ नहीं होंगी। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, हाउ मच हाइट, ये तो मैट्रिक में भी हम करते थे, कितनी हाइट लूज हुई, तो एच हो जाता था वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ऊपर से कोई चीज ड्रॉप होती है नीचे फॉलिंग, तो इसका मतलब होता है वी आई जीरो है इनिशियली उसका, तो ये तो हिस्सा जीरो हो जाएगा पूरा, सिर्फ ये बचेगा। इसमें जल्दी से रख दें आप, हाफ जी हो गया 9.8, याद रखिएगा टी कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9.8 इंटू 2, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, 19.6 मीटर। इसको रटिएगा नहीं क्योंकि ये बुक की नहीं है, 2 सेकंड बोल दे 3 सेकंड बोल दे, आपको उसूल आना चाहिए। और मास जो है वो शो पीस है, मास पे डिपेंडेंट कुछ नहीं होता है, यानी हल्की चीज आप ड्रॉप कर दे ऊपर से या भारी चीज ड्रॉप कर दे, उसकी जी कांस्टेंट रहेगा तो उसकी वजह से मास हल्का भारी करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, साइमल्टेनियस पहुंचती है चीज। सही है। इसके बाद है चैप्टर 3 की दोबारा से डायनेमिक्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m इज के, काइनेटिक एनर्जी के है और मास m है, इसका मोमेंटम क्या होगा, यानी वो एक फॉर्मूला आपसे मांग रहा है रिलेशन का। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला आएगा ना वो आप इसमें भी फिट कर सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के इसके अंदर, क्योंकि ये जो है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का परसेंटेज रिलेशन है और ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब v को इसमें से यहाँ रख दो निकाल के, तो यहाँ से v हो गया p अपॉन m, ठीक है, इसमें पुट कर दें तो ये हो गया हाफ m और ये हो गया p अपॉन m का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको जल्दी से, 1/2 m p का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, m से m स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब उसने मोमेंटम मांगा है, इट्स मोमेंटम इज, यानी हमें इस तरह की शक्ल चाहिए, p इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या चल रहा है पता चल रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी चल रही है, के इज इक्वल, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2m k, ठीक हो गया, 2m k। अब स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया √2m k। इससे आपको ये पता चला कि एक बड़ा हैंडी फॉर्मूला आ रहा है अगर आपको कभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन चाहिए हो। ये देख रहे हैं यहाँ से m स्क्वायर करके पी स्क्वायर अपॉन ये, तो इसका एक फॉर्मूला ही अपने पास नोट कर लें इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m,
ये भी बड़ा काम आता है अगर आपके पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का सवाल आ जाए एमसीक्यूज में, इसके जरिए करते रहें। चैप्टर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक यानी जो रुकी हुई हालत में हो। वाटर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हेरा फेरी कर रहे हैं, बुक में नहीं है। कह रहे वेलोसिटी कांस्टेंट है और चल भी रहा है पानी, और आगे कह रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपको समझे नहीं समझे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो हम इसको डील करेंगे फ्लूइड स्टैटिक के तौर पर, यानी स्टैटिक फ्लूइड हो गया ये। स्टैटिक फ्लूइड जब होता है ना बेटा, तो सीधा सीधा उसका जो है निकलता है थ्रस्ट या प्रेशर इससे, P इज इक्वल टू रॉ जी एच से। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में। रॉ क्या चीज है, डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है याद है ना, 1000। जी कितना होता है 9.8, एच कितनी, जो डेप्थ है वही हाइट है, सही है, इंटू 5। कैलकुलेटर चलाएं आ जाएगा आंसर, 1000, 9.8 और 5, 1000, 9.8, 5, कितना आ गया बेटा 49,000। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये 1000 तीन जो जीरो है किलो के बराबर हो गया ना बेटा, एक किलो में सारे आंसर दिए हैं। तो 49,000 का मतलब हो गया, ये तीन जीरो की वजह से 49K, सही है। तो आपका पहला सवाल का आंसर आ गया 49 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वरना जो पास्कल होता है वो दरअसल क्या होता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। ठीक जा रहा हूँ। चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दो चार्जेस हैं Q1 Q2। कह रहे हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड ईच चार्ज डबल कर दें, दोनों का डबल डबल कर दें, ये भी जो है डबल कर दें, ये भी डबल कर दें, तो कूलम लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। कूलम लॉ था फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, ये भी 2 यानी डबल, तो 2 टू द 4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स, 4 गुना। अच्छा ये एमसीक्यूज साइड ये देख रहे हैं आप, मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, वरना धड़ाधड़ आंसर की लिखवाऊँ आपको और जाऊँ, मैं भी भागूँ आप भी भागे। बोर्ड एग्जाम बेटा सर पे हैं, ईद के बाद मैट्रिक, उसके बाद आपके फौरन अप्रैल के एंड तक, तो ये समझ के करेंगे तो एप्टीट्यूड की भी तैयारी जाएगी आपकी और बोर्ड एग्जाम की भी, और चेंज होगा तो आप सर्वाइव करेंगे। अब जैसे वो चार्ज डबल एक का कर दे, एक का हाफ कर दे, तो देखें आप इस फॉर्मूले को डील करते रहेंगे। कभी डिस्टेंस जो है डबल कर दे, डिस्टेंस हाफ कर दे, आर डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो इस तरह समझ के करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, चैप्टर 9 आगे कैपेसिटर। अगर वोल्टेज 4 वोल्ट हो और कूलम चार्ज कितना हो 16, तो इसका फॉर्मूला था बड़ा आसान सा, Q इज इक्वल टू सी, तो हो गया C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बच्चों वाला Q कितना है 16, और ये 4, 16 अपॉन 4 कट के कितना आ गया बेटा 4 फेराड में 4 फेराड से। चैप्टर 8 की इलेक्ट्रिक फील्ड की दोबारा, डेल्टा V और डेल्टा R, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, थ्योरी आता है, लेकिन ये एक्सरसाइज की है। अच्छा आदम जी का पेपर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर ये हम प्रैक्टिस करें ना करें, इसमें से कुछ आता है, तो बेटा सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। वर्ड टू वर्ड तो कोई भी कॉलेज का पेपर नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए और इससे अपना दिमाग खोलने के लिए बहुत अच्छा है आदम जी का बैलेंस पेपर। मतलब बुक की एमसीक्यूज भी है, नई भी है, और जो नई है वो बिल्कुल आउट ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, पढ़ी हुई और सिलेबस के अंदर की है, थोड़ा सा आप मेहनत करें। चैप्टर 12 एकॉस्टिक, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। नोड्स जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, ये जो नोड है यहाँ से यहाँ तक के जो दूसरी नोड बनेगी उसका फासला। अब गौर करें तो ये हाफ वेव बनी, हाफ वेव बनी तो इसका कंसेक्यूटिव डिस्टेंस हो गया लैम्डा बाई 2। अगर वो नोड से एंटी नोड तक का पूछता, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट एंटी नोड होता है और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट एनर्जी वाला पॉइंट नोड होता है। स्टेशनरी वेव्स आपने पढ़ी है तो आपको पता है सब। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4, ये हाफ है उसका भी हाफ है, लेकिन ये सवाल है नोड का, नोड वाला आ गया लैम्डा बाई 2 यानी हाफ ऑफ वेव लेंथ। चैप्टर 14 अक्सर लोग ये पढ़ते नहीं, इसकी एमसीक्यूज बुक की कर लें, यही बुक की दे रहा है हर जगह। अ कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट ऑफ, ट्रांसमिशन लाइन भी होती है उसमें, ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, फ्री स्पेस भी हो सकती है, तो इसका अंदर ऑल ऑफ देम हो सकता है।
सही जा रहे हैं भाई? कुछ बोलते हैं आप लोग। चैप्टर 11 ऑसिलेशन, द टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, कैसे तय होगा सर? इस फॉर्मूले से जो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला था, इसमें हाफ के कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया। पहुंच गए बच्चों की तरह? लास्ट ऑप्शन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट का मतलब है एम्पलीट्यूड, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन द स्टडी ऑफ ऑसिलेशन। चैप्टर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स, ग्रेटिंग ग्रेटिंग एलिमेंट D is the lines ruled over the grating per unit length number of lines। अब उसने जो दिया हुआ है वो लाइन अपॉन सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी उसने ये दिया हुआ है n अपॉन l, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन d दिया हुआ है। रेसिप्रोकल दिया हुआ है और पूछ रहा है उसका ग्रेटिंग एलिमेंट, इसका मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 1 अपॉन 2000। समझ के करें बच्चे? क्या आ गया जनाब? एसडी मोड से डेसिमल को या फ्रैक्शन को बना लिया। 5 एक्सपोनेंट -4। अब जरा ध्यान रखें इसमें यूनिट्स का, उसने दिया हुआ जो है वो सेंटीमीटर वाला है और आंसर के ऑप्शन जो है सारे वो मीटर में है, तो इसका मतलब आपका ये जो जवाब आया है ये आ गया सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करते हैं बेटा? डिवाइड बाई 100, तो ये आपका आ गया एक्सपोनेंट -6 के साथ। हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। समझे पॉइंट? हाजिर दिमागी, यानी आपने 1 अपॉन डी किया तो ये हो गया 1 अपॉन 2000, लेकिन ये आ गया 5 एक्सपोनेंट -4 में सेंटीमीटर में, तो इसको डिवाइड बाई 100 किया तो फिर ये बना मीटर में। समझे आप? यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये चेंज नहीं होती कुछ भी करने से, तो इसलिए इसका मतलब होगा रिमेन्स द सेम। अलबत्ता अगर वो रेजिस्टेंस बोलेगा तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली होता है। यानी अगर वो किसी तार को काट देगा, वायर को कट कर देगा, तो अगर 2 पीस कर देगा तो रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थिकनेस बढ़ा देगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली। लेकिन यहाँ पे उसने रेजिस्टिविटी पूछी है, रेजिस्टिविटी तो रॉ होती है, रॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ और एरिया, इट इज द क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आगे उसने बोला 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अच्छा देख रहे हैं आदम दीवार में ये भी बड़ा अच्छा काम किया, बोर्ड में भी यही होगा। चैप्टर मिक्स अप है, काफी सारे स्टूडेंट जो है मॉडल पेपर देख के ये समझ रहे हैं कि लाइन से चैप्टर बाई चैप्टर की एमसीक्यू आएगी। नहीं बेटा, सारे सब्जेक्ट में ये मिक्सअप हो सकता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में और कंप्यूटर में। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एक 4 यूनिट का, एक 3 यूनिट का। परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो इस तरह आता है रेजिस्टेंस, यानी एक आपका हो गया x और एक हो गया y, तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, x वाला y पे होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको हम कहते थे रेक्टेंगुलर। तो 4 का स्क्वायर करें कितना हुआ? 16। 3 का स्क्वायर करें कितना हुआ? 9। 25 का रूट ले लें कितना है? 5, यानी लास्ट ऑप्शन। अगर परपेंडिकुलर ना बोलता तो आपको कोसाइन लॉ लगाना पड़ता है, जिसमें प्लस करके जो टग बोर्ड वाला है वो जाके देखिएगा। अगर एंगल अदर देन परपेंडिकुलर कुछ होगा, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर में cos 90 जीरो होकर वो वाला हिस्सा फारिग हो गया। याद है कौन सा फॉर्मूला? f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, जो टग बोर्ड का एक्सरसाइज में एक सवाल है वो। चैप्टर 12 आखिरी एमसीक्यूज, उसके बाद सेक्शन बी और सी भी अच्छा सा है, वो देख के जाएगा उसका आउटलाइन। मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल इंसानी कान सुन सकता है, ह्यूमन ईयर, वो कितनी है? ज्यादा 7 की याद है। अगर आपके कान बहुत तेज नहीं है तो 7 ही सुनेंगे, इससे ज्यादा सुनना है तो फिर इंसानी कान ही है। समझ रहे हैं? अब सेक्शन बी और सी देख लें, इसमें कुछ न्यूमेरिकल उन्होंने आउट ऑफ द प्लेस दिए हैं, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न है, पता है क्या मतलब इसका? 10
पार्ट होंगे, 9 करने होंगे, आर या पार, चॉइस बिल्कुल कम है क्योंकि सवालों के बीच बीच में और होगा। मॉडल पेपर देखिएगा, मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा क्योंकि डबल टाइम लग जाएगा कि पैटर्न क्या है। यहाँ पे हम बस अभी देख रहे हैं कि आदम जी का मंजरनामा क्या है। अच्छा, ये जिसपे डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब है कि ये न्यूमेरिकल बुक की एक्सरसाइज में और सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ब्लू से जो लिखा है वो थ्योरी क्वेश्चन है, और ब्लू से जहाँ पे एन लिखा हुआ है उसका मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। डॉट का मतलब है कि बुक में नहीं है न्यूमेरिकल। ब्लैक से जो लिखा है प्योर थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेक्शन सी पूरा फिजिक्स में थ्योरी का होगा, और सेक्शन बी में कम से कम 7 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है यहाँ तक। अब पहले थ्योरी का जायजा ले लेते हैं कि थ्योरी एक्सपेक्टेड दी है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेड है, प्रैक्टिस करें। अच्छा, डायमेंशन वाले सवाल में और नहीं आएगा, ये यहाँ पे इन्होंने और जो लगाए यहाँ पे इस जगह पे और नहीं आएगा, पहले बता दो। चैप्टर 1 का सवाल अकेला आएगा। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल ये बुक की है, मैंने इंपॉर्टेंट भी निकाली। अगर आपने टारगेट गैस पेपर नहीं मंगवाया तो मंगवा लें, 6 के 6 सब्जेक्ट का, बेहतरीन अंदाज में उससे आपकी फाइनल तैयारी की जजमेंट हो जाएगी। रेक्टेंगुलर बोर्ड वाला न्यूमेरिकल जो चैप्टर 6 का फ्लूइड स्टैटिक्स का एक्सरसाइज का वर्ड टू वर्ड सही है। एक्सपेक्टेड भी कार स्टार्ट फ्रॉम स्टैटिक्स यानी काइनेमेटिक्स का सवाल है, ये भी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू है, एक्सपेक्टेड सवाल है। उसके बाद जनाब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी एकॉस्टिक्स वाले में से उसने ये टेंशन का यानी सवाल दिया, जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बुलेट फायर्ड चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल डायनामिक्स का वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का बिल्कुल सही। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन बिल्कुल तैयारी करें इसकी। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन इस साल 50-50 चांस है, कर भी लें और ना भी कर लें क्योंकि पिछले साल आया हुआ है। बैंक कर्व और उसका एंगल जो थीटा हम निकालते थे टेंजेंट इनवर्स करके, वी स्क्वायर अपॉन, बिल्कुल सही। एक्सपेक्टेड है वीट स्टोन ब्रिज, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट इशू है, मॉडल पेपर में भी ये तैयारी करें। तो अब देखें, लेकिन 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 5 न्यूमेरिकल उन्होंने बुक के नहीं दिए हैं, ये हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह। सेक्शन सी देख लें, काफी बच्चे परेशान हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में अब ए भी नहीं होगा, डायरेक्ट से क्वेश्चन होंगे, कितने 5 और उसमें 4 करने होंगे, ठीक है। और सेक्शन बी में जो है 10 होंगे, 9 करने होंगे। बहुत ही शार्प चॉइस है, अंदर ही अंदर और है, लेकिन आपको तैयारी रखनी है। इसमें 3 में और होगा, 2 में और नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन सी में चैप्टर 3 का सवाल इलास्टिक कोलिजन बिल्कुल सही। स्टेशनरी वेव्स बहुत इसका चांस आने का, पक्का रट लें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एडिशन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल पक्का रट लें। अच्छा, पेंडुलम वाले में और प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनमें मुकाबला है, तो जरा इसका ध्यान रखिएगा। इसमें पार्टिकल की प्रोजेक्शन वाला भी कर लीजिएगा, दोनों में मुकाबला है, सही है। न्यूटन नहीं, बहुत इसका चांस ज्यादा है। डॉपलर इफेक्ट 50-50 है, 100 भी हो सकता है, क्योंकि देखें एक चैप्टर से 2 लॉन्ग है, ये आदम की बात में थोड़ा गड़बड़ की है, ख्याल रखिएगा। चैप्टर 12 का लॉन्ग 2 जगह है, नो, एक चैप्टर से एक लॉन्ग आएगा, सही है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयारी करें। इसके अंदर एक चीज मेरे हिसाब से जो कम है, या तो चैप्टर 4 सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाला सवाल, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, या चैप्टर नंबर 7 का बर्नौली, इसके साथ इसकी तैयारी करने तो ये आदम जी का टोटल एक होलसम पैकेज हो जाएगा, तो ये भी तैयारी में शामिल करने तो ये आपका उम्मीद है कि हो जाएगा, सही है। डॉपलर इफेक्ट 50-50 है, लेकिन एक चैप्टर से 2 लॉन्ग नहीं है। आपको हम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जो एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में भी नहीं है, लेकिन आदम जी वाले ने दी। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, अगर आप लोग मेरे साथ में बोर नहीं हो रहे हैं, कि ये जो आदम जी वाले ने 5 न्यूमेरिकल दिए ना, इन्होंने अपने पिछले साल और उससे पिछले साल के उसमें भी दिए थे प्रीलियम पेपर, तो कॉपी पेस्ट है, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात, सही है। फिर भी देख लेते हैं। 2 का 1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि एक गोल्फ बॉल है, एक स्टील बॉल से टकरा जाता है, इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल है, सही है। सर कैसे पता चला कि उसने लव विल बी इलास्टिक,
पुट एंड गेट है, अगर आपने सेक्शन सी के लिए डेरिवेशन की भी इलास्टिक कोलिजन की ये वाली, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें पुट एंड गेट करें। जल्दी से बस देखें इसकी प्रेजेंटेशन कि गोल्फ बॉल, इसको अगर मैंने 1 बोल दिया तो m1 किलोग्राम बनाना जरूरी है। अच्छा, ये सब इसलिए हुआ है कि ये पुराना चूंकि लेक्चर है, तो मैंने कहा कि वहीं से रिकॉर्ड से निकाल के जल्दी से बच्चों को ब्रीफ कर देता हूँ, वरना आप पुरानी वाली वीडियो भी देखेंगे, अगर पिछली क्लिक करेंगे पिछले साल वाली, तो आपको ये मिल जाएगा। कैलकुलेटर आज नहीं चलाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने कैलकुलेटर चला दिया होगा, आप लोग खुद भी चला सकते हैं, आसान। सही है, किलोग्राम बना लिया। बाकी जो है वो गोल्फ बॉल की जो रफ्तार है u1 हो गई, क्योंकि 1 को मैंने गोल्फ लिया है, g का मतलब गोल्फ बॉल को 1 लिया और स्टील को जो है 2 लिया। ये सिलेक्शन बहुत हो गई, क्योंकि 1-2 मिक्स अगर हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, और उसने कहा स्टील बॉल एट रेस्ट, एट रेस्ट, तो इसका मतलब है दूसरी बॉल जो है वो रुकी हुई है, स्टील बॉल, तो वो 0 हो गया। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब कॉमन सेंस ये कह रहा है कि जब बहुत हल्की चीज बड़ी चीज से टकराएगी, यानी मिसाल के तौर पे सेब जो है वो तरबूज से टकराएगा, तो सेब रिबाउंड हो जाएगा और तरबूज थोड़ा सा हिल जाएगा, तो इसका जवाब माइनस में आना चाहिए, यानी गोल्फ बॉल का और स्टील बॉल का थोड़ा सा पॉइंट में प्लस आना चाहिए। देखते हैं। अब फर्स्ट बॉल यानी गोल्फ बॉल जो थी उसका फाइनल वेलोसिटी v1 का ये फॉर्मूला याद होगा माशाल्लाह से आप लोगों को, सही है, इसको पुट करें सही से याद से। ये तो 2 0 रख के पूरा 0 हो जाएगा पारी, तो इस पे कैलकुलेटर चलेगा। तो देखिए छोटे में से बड़ा माइनस किया, यानी गोल्फ बॉल की वेलोसिटी में से, और जो किलोग्राम बनाया वो वाला भूल से पुराना 100 बदल दीजिएगा। यूनिट्स का एहतियात रखिएगा, ऐसा यूनिट चल रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर चलाया, माइनस किया, प्लस किया और डिवाइड कर दिया, तो देखिए माइनस में आया। चेकिंग हो गई कि रिबाउंड हो रही है टू द लेफ्ट, लौट के धक्का खा के वापस जा रही है। समझे भाई? स्टील बॉल का क्या हुआ? स्टील बॉल का ये हुआ कि ये तो हिस्सा 0, सिर्फ ये बचा। इसके अंदर देखिए हल्का सा बिल्कुल मामूली सी हरकत हुई है उसमें, क्योंकि बहरहाल टकराया था उसमें जाके गोल बॉल एक रफ्तार के साथ। सही हो गया? तो देखें, ये मत सोच के छोड़ दीजिएगा इम्तिहान में क्वेश्चन कि बुक का नहीं है या मेरा रटा हुआ नहीं है। प्रैक्टिस में रखें, टॉपिक को पिक करेंगे, ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक का लग रहा है, किस चैप्टर का, और गिव इट अ ट्राई। दैट विल बी अ बेटर आइडिया देन जस्ट टू लीव इट बिकॉज ऑफ आई हैव नेवर सीन दिस न्यूमेरिकल। ये क्राइटेरिया सही नहीं होता है कि हमने देखा नहीं है। इतनी जहमत बच्चा जरूर करे कि भाई रीड करके देखे कि अरे यार ये न्यूमेरिकल तो नहीं देखा है, लेकिन इस जैसा मैंने कोई थ्योरी फॉर्मूला चैप्टर देखा है, उससे पहुंचोगे आप, ये थोड़ी करेंगे आप। और शक है तो आखिर में ई शीट के रफ पेजेस 2 होंगे, उस पर रफ करके फॉर्म आ जाओ फिर। 2 के 4 में वो कह रहे हैं, प्रोजेक्टाइल का सवाल है, 2 पॉसिबल एंगल्स, कि एक ही मार्टर शेल से टारगेट को हिट करना है अलग अलग एंगलों पर। 15 डिग्री पॉसिबल है और 75, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर एक ही जैसी रेंज बनती है चैप्टर नंबर 2 में। सही है, किस वेलोसिटी से, मजल वेलोसिटी से फेंका उसको, v नॉट। आगे कह रहा है कि मिनिमम टाइम, कम से कम वक्त में हमला कामयाब हो जाए दुश्मन पे बताएं। मजेदार सवाल है, इसको भी प्रैक्टिस करें, इसलिए कि बिल्कुल मुमकिन सवाल है, छोटा सा सॉल्यूशन है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, प्रोजेक्टाइल की जमीन ग्राउंड लेवल से फायर करते हैं तो नॉट फॉर ग्राउंड। 2 पॉसिबल एंगल्स हैं, दोनों को थीटा लिख दिया, θ1 2 भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, रेंज पूछ रहा है और मिनिमम टाइम टू हिट। रेंज का तो पोटेंट गेट हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। v नॉट का स्क्वायर 98 का 2 थीटा है। अब इसमें आप दोनों में से कोई सा भी एंगल रखेंगे जवाब बराबर आएगा। मजे की बात चेक करने क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने रख दिया, फर्स्ट करें 15, तो 15 टू द 30, 30 का साइन निकाल के देखना अभी मेरे साथ। साइन 30 क्या आया, 0.5 आया। इसका मोड जो है वो कैलकुलेटर का जो है डिस्टर्ब हुआ है, नो टेंशन। लेकिन चले जबानी बता दूं, साइन 30 जो है वो 0.5 आ जाएगा। सही है, कैलकुलेटर में देख लीजिएगा।
चले सही हो गया मोड। साइन 30 क्या है भाई 1/2 यानी 0.5। इसी के बरक्स अगर हम रख देते 75 तो 75 टू का कितना होता 150। 150 का साइन देखने 150 भाई आया। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम रेंज का होना। ठीक हो गया। ऐसे में आप कोई भी एक एंगल रखेंगे रेंज सेम आएगी। ये तो हो गया पहला पार्ट। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो ध्यान दें, उसने कहा मिनिमम टाइम टू हिट। इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि अगर छोटे एंगल पे फेंकेंगे कोई चीज, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो नीचे वाले कम एंगल पर अगर कोई हिट लगाता है तो फ्लैट से बड़ा खूबसूरत और कम टाइम में पहुंच जाता है। और ऊंचाई पे फेंक दो तो टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे बम फेंकना है तो या कोई शेल फेंकना है तो अगर बड़े एंगल पे फेंक दिया तो वहां से दुश्मन भाग जाएगा इतनी देर में। ओके बम आ रहा है। तो अकल लगाई तो टाइम मिनिमम पूछा उसने तो हम कम वाला छोटा वाला एंगल लिखेंगे क्योंकि उसने मिनिमम टाइम मांगा है। सही हो गया 15। क्योंकि यहाँ पे आप देखें साइन थीटा इस फॉर्मूले में टाइम का टोटल टाइम है ये। टू के साथ टोटल टाइम होता है जाने का और आने का। तो एक का हो गया वी नॉट साइन थीटा, उसकी डेरिवेशन आपने की और फिर वी नॉट साइन थीटा। तो टोटल कितना हुआ बेटा प्लस करके 2v0 साइन थीटा। ठीक है, वरना आधा टाइम आएगा यहाँ से यहाँ तक अगर आपने कर दिया। ये हाफ टाइम है, ये फुल टाइम हो गया जो पूरा जाए और फिर जमीन पे आए वापस लैंड भी करे। सही है। तो ये बारीकी बस आई, इसको संभाल लीजिएगा। मैक्सिमम टाइम अगर पूछता बिलफर्ड तो उस सूरत में बड़ा एंगल यानी 75 वाला रखते और खुद नोट करते आपके उसमें फिर टाइम ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे अभी साइन 75 रखे तो देखिए साइन 75 चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए भाई क्या आ गया 0.96 कुछ आ गया। अब देखिए 0.96 0.25 से बड़ा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से डिवाइड तो जवाब यहाँ पे 5 पॉइंट से बड़ा हो जाएगा। फिर चेकिंग भी हो रही है। लेक्चर पूरा तरीके का आपको मिल रहा है। डिवाइड बाई 9.8 किया, देखिए क्या हुआ मंजर। देखिए 19 सेकेंड हो गया। टाइम ज्यादा लगेगा अगर बड़े एंगल पर कोई चीज फेंक देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। जल्दी जल्दी बढ़े भाई, 3 सवाल रह गए हैं। फिर उसके बाद छुट्टी। फीडबैक जरूर दे दिया करें भाई, ये जैसी लिखा हुआ है आप लोगों से मुझे एनर्जी मिल जाती है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि दो गाड़ियां हैं, ये डॉपलर इफेक्ट का आ गया, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। 3000 हर्ट्ज की जो विसिल वो एमिट कर रही है और दूसरे में जो मुसाफिर बैठे हुए वो सुन रहे हैं 3400। तो बताएं कि गाड़ियों की रफ्तार क्या है। मजेदार सवाल है ये भी। देखिए मजेदार इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को जो है वो कोई इरिटेट कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा है दिमाग को एक्सपेंशन के लिए और इम्तिहानी लिहाज से प्रैक्टिस के लिए। और इस चीज का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि अगर एक आधे न्यूमेरिकल बदलेंगे तो हम सरवाइव इंशाल्लाह करेंगे कि सर जब बाद में समझाने की कोशिश है। फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल 3000, अपेरेंट जो हमने सुननी डिटेक्ट की 3400, स्पीड ऑफ साउंड एयर में दी हुई आपको 340। फिर टूवर्ड्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आना। तो ये इसलिए अब हम टूवर्ड्स वाला केस लगाएंगे, टूवर्ड्स ईच अदर। जो अकॉर्डिंग टू आपकी बुक जो है वो 3A केस है, यानी टूवर्ड्स ईच अदर। अगर सिर्फ एक चीज चल रही होती दूसरी नहीं चल रही होती तो ऐसी सूरत में ये वाले केस होते थे अगर याद हो, जिसमें एक में लिसनर चल रहा होता है और सोर्स स्टेशनरी होती है और दूसरे में सोर्स चल रही होती है, सोर्स ऑफ साउंड, और लिसनर स्टेशनरी होता है। ठीक हो गया। ये भी फॉर्मूला लिख दिया कि एक ही जगह लिस्ट जाते हैं। अब इसमें चूंकि उसने क्या पूछा कि दोनों एक ही रफ्तार से चल रहे हैं। सवाल रीड किया था आपने मेरे साथ, ये देखिए एट द सेम स्पीड। इसका मतलब दोनों की स्पीड के सिंबल हम एक ले लेंगे। तो मैंने वी डैश ले लिया है, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। वी स्पीड ऑफ साउंड का सिंबल बुक है, उसको नहीं चेंज करेंगे आप। वी नॉट और वी एस को मैंने वी डैश ले लिया, यानी स्पीड ऑफ कार्स सेम फॉर बोथ। ठीक है वी डैश। अब मैथ जिसकी शार्प है वो तो निकाल लेगा इसको, क्योंकि अब इसमें हमें वी डैश को निकालना है। तो पहले एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर में वैल्यूज रख दें। ठीक है, ये ब्रैकेट अकेला हो गया। अब ब्रैकेट अकेले के बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में चला गया, ऊपर का न्यूमरेटर अपनी जगह रह गया।
अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, 1 पॉइंट से ये मल्टीप्लाई और 1 पॉइंट से ये मल्टीप्लाई, ठीक। अब v डैश को एक तरफ करें और गिनतियों को एक तरफ करें, साइन चेंज होता है जब इज इक्वल टू के इधर उधर करते हैं, इसमें ये ख्याल रखिएगा। ये मैंने रफ पे ये किया है कि ये मत परेशान हो जाइएगा कि सर ने क्या चीज लेफ्ट पे की और क्या चीज राइट। हमें बस ये फोकस करना है कि जो एक साइड से दूसरी साइड वैल्यू जाएगी वो साइन में चेंज हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे 340 को लेफ्ट पे किया तो वो माइनस हो गया, इसको राइट पे किया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों प्लस, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस दिस इज 2 पॉइंट, इन दोनों का माइनस किया, डिवाइड में ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई का, और एक अच्छी सी रफ्तार आ गई गाड़ियों की 21.25 मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हैं बुक का सवाल नहीं भी है लेकिन कैसा मॉडरेट और सही सवाल है प्रैक्टिस की खातिर, तो उम्मीद है आप लोग करेंगे प्रैक्टिस, ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो है उसने 2 का 7 जो दिया उसमें उसने आपको यंग्स डबल स्लिट का चैप्टर 13 का दे दिया, लेकिन ये भी बुक का नहीं है। कह रहा है कि दो पैरेलल स्लिट्स हैं जिसको इल्यूमिनेट किया है दो वेवलेंथ लाइटों से, एक जो है वो नॉन है 6 एक्सपोनेंट -7, इसमें मिसप्रिंटिंग है, नैनोमीटर नहीं है मीटर है, अगर नैनोमीटर देता तो यहाँ पे 600 लिखता, मिसप्रिंटिंग सही कर लीजिएगा, ये मीटर में क्योंकि ऑलरेडी -7 लिखा हुआ है, अगर नैनो लिखेगा तब उसके बाद कन्वर्ट के बाद वो आएगा -7 मीटर। आगे कह रहा है कि स्क्रीन पे फोर्थ डार्क लाइन जो है वो कोइंसाइड कर जाती है फिफ्थ ब्राइट लाइन से, क्योंकि एक बल्ब लगाया दूसरा सेवर निकल के दूसरा बल्ब लगा दिया तो क्या होगा बताएं, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी ना, तो वेवलेंथ जब चेंज होगी तो वही पूछ रहा है कि अननोन वेवलेंथ बताएं जो दूसरा हमने यूज की इल्यूमिनेशन सोर्स, उसकी सिर्फ एक हिंट दे रहा है कि जब पहली सोर्स इस्तेमाल की तो जहां पे फोर्थ डार्क लाइन आई वहीं पे फिर फिफ्थ ब्राइट लाइन आ गई, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इधर देखें क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि फोर्थ डार्क लाइन फिफ्थ ब्राइट लाइन से कोइंसाइड कर गई, यानी स्क्रीन पे एक ही जगह पे ये दोनों फ्रिंजेस आ रही हैं लेकिन दो अलग टाइम में, दो अलग अरेंजमेंट में, जब इल्यूमिनेशन सोर्स यानी लाइट सोर्स को मोनोक्रोमेटिक सोर्स को रिप्लेस किया। तो अब नॉन वेवलेंथ उसने डार्क की बोली है, जरा सवाल सही से रीड कीजिएगा, शुरू में तस्वीर ले लिया आपने इस पेपर की, ये देख लें नॉन वेवलेंथ, नॉन वेवलेंथ यहाँ देखें, वन ऑफ विच इज दिस कोइंसाइड विद द फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ अननोन, लेकिन ब्राइट अननोन है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब नॉन जो है वो डार्क हो गई, क्योंकि उल्टा रख देंगे तो भी काम खराब हो जाएगा। अब देखें फोर्थ डार्क डी फॉर डार्क, फिफ्थ ब्राइट बी फॉर ब्राइट। अब निकालें फॉर्मूला लिस्टिंग अपने चैप्टर 13 में से, यंग डबल स्लिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे इस साल चांस ज्यादा तो न्यूटन रिंग का है। ब्राइट का फॉर्मूला एम लैम्डा एल होता है और डार्क का एम प्लस हाफ लैम्डा एल, ठीक है। अब क्योंकि स्क्रीन दूर करीब नहीं करेंगे बार बार तो एल एल कट जाएगा कैंसिल से, और स्लिट्स की सेपरेशन कम ज्यादा नहीं करेंगे तो इसमें डी भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बदलेगा लैम्डा, तो लैम्डा बी फॉर ब्राइट, लैम्डा डी फॉर डार्क। अब पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल हो गया, क्यों, क्योंकि डार्क कौन सी है फोर्थ, ऑर्डर की जगह फोर्थ रख दें, ब्राइट कौन सी है फिफ्थ, ऑर्डर की जगह फिफ्थ रख दें, डार्क नोन है उस डार्क की जो है वेवलेंथ नोन वाली डार्क की जगह रख दें, तो ब्राइट की अननोन आ जाएगी। देख रहे कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, बस पिक करना आ जाए और सर को समझा रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद ये 4 प्लस हाफ 4.5 हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है कैलकुलेटर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में आ गया और आपका मीटर में जवाब आ गया, लेकिन अगर नैनोमीटर में चाहे तो कर सकते हैं और करके, नैनोमीटर में 540 है, इसका ये मतलब हुआ देखिए 6 और 540, इसका मतलब विजिबल रेंज के अंदर आ रहा है। और हमने पढ़ा था यंग डबल स्लिट में कि विजिबल लाइट ही मोनोक्रोमेटिक यूज होती है, न्यूटन रिंग हो चाहे ये डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग हो या यंग डबल स्लिट, सिर्फ ब्रैग्स लॉ के अंदर एक्सरे डिफ्लेक्शन होता है क्रिस्टल्स में, ठीक हो गया। आखिरी न्यूमेरिकल है, उसके बाद आप लोग छुट्टी मना सकते हैं माशाल्लाह से। 2 का 10, 2 के 10 में लिखा हुआ है, नहीं 2 का 6 है इस साल, ये मैं जो नंबर पढ़ रहा हूँ ये देखिए ब्लैक वाला जो इस साल का है 26 का, ये ब्लू से जो लिखा हुआ है, अगर आपको स्नैप ले रहे हैं तस्वीरें खींच रहे हैं
तो वो जो है पिछले सालों का है, देखिए स्लैश करके लिखा हुआ है कि ये इसने रिपीट कर दिया है अपना पिछला पेपर। 2 के 6 में लिखा हुआ है बेटा, एक गिटार स्ट्रिंग है, चैप्टर 12 आ गया एकॉस्टिक्स, जिसमें स्टेशनरी वेव्स में लीनियर डेंसिटी दे रहा है, टेंशन दे रहा है, फिक्स सपोर्ट है यानी स्टेशनरी वेव्स आ गई, दोनों फिक्स सपोर्ट यानी नोड्स जो हैं वो कहाँ से कितनी दूरी पर है, 3 सेगमेंट में वाइब्रेशन हो रही है जिसको हम 3 लूप्स कहते हैं। तो बताएं कि वेवलेंथ स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस वेव की। अच्छा ख्याल है यहाँ पे भी थ्योरी आई है, थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी वेव्स की। अच्छा ये बड़ा नसीब की बात होती है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट न्यूमेरिकल में भी आ जाए, थ्योरी में भी आ जाए, तो थ्योरी के फॉर्मूले को देख के वहां कर लें। लेकिन डॉपलर इफेक्ट का केस कौन सा लिया है, सोर्स मूव्स, इसका मतलब हो गया केस 1, लिसनर मूव्स केस 2, जबकि न्यूमेरिकल याद रहा केस 3, सारे कवर कर दिए, 1 2 यहाँ है, 3 वहाँ है। चले एनी हाउस द एंड ऑफ द लेक्चर कमिंग, लीनियर डेंसिटी म्यू, जिसको हम मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते थे, टेंशन टी, अच्छा ग्राम पर मीटर, तो ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए डिवाइड बाई 1000, यूनिट का बहुत याद रखिएगा, ग्राम से किलोग्राम, अभी गोल्फ और स्टील बॉल वाला है तो उसमें किलोग्राम बनाना जरूरी है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर बनाना जरूरी है, ठीक है। अब 3 लूप्स हैं याद रखिएगा। अब वेलोसिटी तो पुट एंड गेट से आ जाएगी, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मूला होता है, इसी को स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, इसी को स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ई रखें, म्यू जो कन्वर्ट करके है वो रखें, कैलकुलेटर चलाएं और स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स आ गई। वेवलेंथ, वेवलेंथ ओरिजिनल तो होती है भाई इस तरह लैम्डा करके, क्योंकि एक सेगमेंट लैम्डा बाई 2 का, तो 1 2 3, तो 3 लैम्डा बाई 2 हो गया, कभी 5 सेगमेंट बोलते तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस करें 2 और 3, एल सवाल से उठाएं, पुट एंड गेट करें, फारिग करें और लेंथ ऑफ वेव यानी वेवलेंथ आ गई। उसके बाद वेव वेलोसिटी फॉर्मूला लगाने मशहूर जमाना 9 10 में भी हमने किया था, v जो एफ लैम्डा, एफ आ गया v अपॉन लैम्डा, v जो अब ऊपर आया हुआ है ये हमारा डेटा बन जाएगा, ये 145 यहाँ पे ला के रखिए, कैलकुलेटर चलाएं और फ्रीक्वेंसी फाइंड करने। उम्मीद है आपको ये लेक्चर में बहुत इंटरेस्ट कायम रहा होगा, एंड तक फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ईद मनाएं खुशियों के साथ, नमाजों की पाबंदी ईद के बाद भी करें, रोज़ों के बाद भी करें, दुआओं की दरखास्त है, वालिदैन की खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।